जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश और आपको पता है कि जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा लेकर हाजिर हूँ मित्रों और आज का किस्सा हमेशा की तरह अनूठा है, अलग है और अद्भुत भी है। मगर इसके शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि ये कुछ और मायनों में भी हटकर है। अब ये हमारा चैनल हटकर बने, हमारा मतलब मेरा और आपका, तो इसके लिए ज़रूरी है आपका आशीर्वाद, आपका साथ मिले। माने अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में घंटी का चिन्ह दबा दीजिए। ये वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, इसे लाइक कीजिए, करवाइए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत मेहनत करता हूँ ये किस्से आपके सामने लाने के लिए, खोजने में, शोध करने में, फिर उन्हें व्यवस्थित करने में, फिर उनका प्रस्तुतिकरण आपके लिए बनाने में और फिर प्रस्तुत करने में। बहुत मेहनत करता हूँ, तो अब मेरी इस मेहनत को आप प्रोत्साहित करें, इसके लिए ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। ख़ैर, देखिए, अब यहाँ बात करते हैं आज से कितने बरस पहले, 80 बरस पहले, 90 बरस पहले, है ना? 90 बरस पहले चलते हैं, तो 80 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले, लगभग 85 वर्ष पहले तक भी बड़ी-बड़ी फ़िल्म कंपनियाँ होती थीं। धीमे-धीमे कुछ बैनरों में बदल गई, निजी बैनरों में, और उसके बाद तो अब बैनर भी बहुत कम रह गए हैं, नाम के रह गए हैं। तो वो फ़िल्म कंपनियाँ हुआ करती थी, एक तरह से यूँ समझ लीजिए फ़िल्म स्टूडियो हुआ करते थे। क्योंकि उन कंपनियों में से हर एक के पास अपना स्टूडियो होता था और वो अपने अनुबंधित कलाकार होते थे कि जो गीतकार, संगीतकार, इसके अलावा कैमरामैन है, निर्माता तो वे खुद होते स्टूडियो वाले, निर्देशक लिए जाते थे। तो ये सब उनकी अपनी एक टीम हुआ करती थी। वे अनुबंध पर रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखते थे और वे जो कलाकार या वे जो लोग हैं, गीतकार, संगीतकार वगैरह, निर्देशक, ये दूसरे स्टूडियो के साथ काम नहीं करते थे, ये सिर्फ़ उसी स्टूडियो में काम करते थे, उसके लिए करते थे। एक तरह से ये लोग उस स्टूडियो के कर्मचारी हुआ करते थे। भले ही चाहे किसी को पैसा कितना ही मिले, वो तनख्वाह कहलाती थी, वेतन कहलाता था। तो 22 जून 1934 को हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बात हुई। और वो बड़ी बात ये हुई कि बॉम्बे टॉकीज नाम से एक स्टूडियो बना, एक कंपनी बनी, एक बैनर बना। हुआ ये कि हिमांशु राय जो इस कंपनी के संस्थापकों में से एक थे, वो इंग्लैंड पढ़ने गए, तो वहाँ उन्होंने फ़िल्मी कल्चर देखा। बल्कि थोड़ा-सा संशोधन करके ये कहूँ कि फ़िल्म कल्चर देखा, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो फ़िल्म कल्चर देखा, उन्होंने फ़िल्मोग्राफ़ी समझने की कोशिश की, फ़िल्मों की तकनीक समझने की कोशिश की, उनके अंदर एक बात जगी कि फ़िल्में हम भी क्यों नहीं बनाएँ? खैर, पढ़ाई-वढ़ाई करके इंग्लैंड से लौट आए, तो भारत आकर उन्होंने जैसा मैंने तारीख बताई, 22 जून 1934 को स्टूडियो बनाया, फ़िल्म कंपनी बनाई, बैनर स्थापित किया और इसका नाम था बॉम्बे टॉकीज। इस नाम से आप भ्रम में मत पड़िएगा, इस नाम की एक फ़िल्म करण जौहर ने भी बनाई थी, महा बकवास, घटिया और मतलब रद्दी फ़िल्म थी वो, और गे और समलिंगी पता नहीं क्या-क्या भर दी। लेकिन बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो बनाया था हिमांशु रॉय ने, उनकी धर्मपत्नी देविका रानी ने और निरंजन पाल ने। ये 3 लोग मिले, इन्होंने स्टूडियो बनाया और ये स्टूडियो जो है हिमांशु रॉय के मृत्यु के बाद भी, उनकी उनके देहांत के बाद भी चला, लेकिन फिर 13 अक्टूबर 1953 को ये स्टूडियो जो है वो हो गया, बँट गया, इसमें बँटवारा हो गया। अब ध्यान ये दीजिए कि अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बॉम्बे टॉकीज का मामला। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बॉम्बे टॉकीज पर तो मैं फिर कभी वीडियो करूँगा, लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि अब बाद में खैर अशोक कुमार और उनके जीजाजी शशधर मुखर्जी ने अलग कंपनी बना ली। लेकिन बॉम्बे टॉकीज ने कुल मिलाकर 39 फ़िल्में बनाई थीं। 39 1936 से लेकर उन्होंने 1954 में 36 में फ़िल्म थी
अछूत कन्या और बादबान 1954 की अंतिम फ़िल्म थी। तो यहाँ तक 39 फ़िल्मों में आप ये देखिए शुरू की 15 फ़िल्मों में लगातार तो निर्देशन फ्रेंच ऑस्टन ने किया था। लेकिन यहाँ मैं जिस फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ या जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ, ये फ़िल्म थी बंधन और ये 1940 में आई थी। इसके पहले कंगन सुपरहिट फ़िल्म आ चुकी थी बॉम्बे टॉकीज़ की। इसके बाद में 1941 में झूला फ़िल्म आई थी, वो भी सुपरहिट थी और ये तीनों फ़िल्में अशोक कुमार के साथ थीं। तो बंधन फ़िल्म जो आई थी 1940 में, मित्रों क्या हुआ इसके साथ-साथ कुछ फ़िल्मों की बात आपको और बता देता हूँ, आपके भी काम आएगी बात कि अछूत कन्या 1936 में, 1936 में ही जीवन नैया, फिर जीवन प्रभात 1937 में, वचन 1938 में, कंगन बंधन झूला की बात मैं कर चुका हूँ। किस्मत फ़िल्म आई थी 1943 में और यूँ कहें कि हिंदुस्तान की हिंदी सिनेमा की पहली एंटी हीरो फ़िल्म। ये बाजीगर वगैरह में शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन कुछ फ़िल्मों में आए, वो सब तो बहुत बाद की बात है। 1943 में किस्मत फ़िल्म आई थी और कलकत्ते के तब के कलकत्ते, आज के कोलकाता के एक थिएटर में वर्षों तक चली थी। और ये वो पहली फ़िल्म थी जिसमें हीरो ने सिगरेट के धुएँ के छल्ले उड़ाए, रिवॉल्वर हाथ में लिया और खलनायक की भांति काम किया, लेकिन उसे एंटी हीरो कहा गया। ज्वार-भाटा 1944 में ये दिलीप कुमार की पदार्पण फ़िल्म थी, पहली फ़िल्म थी। मिलन 1986 में आपको याद होगा दिलीप कुमार और नरगिस गाए जा गीत मिलन के। ज़िद्दी 1948 में देव आनंद के लिए किशोर कुमार ने आवाज़ दी थी खेमचंद प्रकाश के संगीत में। 1949 महल लता जी यहाँ से उठी थी आएगा आने वाला से। खेमचंद प्रकाश एक बार फिर से थे, लेकिन इस बार कमाल अमरोही निर्देशक थे। मशाल 1950 में और 1954 में खास फ़िल्म बादबान, ये मैं बता ही चुका हूँ, खास इसलिए कि वो आखिरी फ़िल्म थी। तो 1940 में बंधन फ़िल्म जो थी ना, इसमें संगीत दिया था सरस्वती देवी और रामचंद्र पाल ने। अब आप कहेंगे सरस्वती देवी का क्या मामला है? देखिए सरस्वती देवी इनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम इनका कुछ और था, ये पारसी थीं और मूल नाम भी जान लीजिए खुर्शीद मिनोचर होम जी। फिर से बोल देता हूँ, खुर्शीद, कहीं-कहीं खुर्शोद या खुर्शेद लिखा गया है, वो अंग्रेजी को वापस पढ़ने के कारण खुर्शीद मिनोचर होमजी ये इनका मूल नाम था, पारसी थीं, लेकिन हिंदी सिनेमा से जुड़ने के लिए इन्होंने नाम रख लिया या इनका नाम रख दिया गया सरस्वती देवी और ये संगीतकार थीं। इनके साथ में एक और संगीतकार मैं नाम बता चुका हूँ, रामचंद्र पाल। इस फ़िल्म के निर्देशक थे एन.आर. आचार्य। एन.आर. आचार्य ने बॉम्बे टॉकीज़ के लिए कुछ और फ़िल्मों का निर्देशन भी किया था और कलाकारों में प्रमुख कलाकारों की बात कर लेते हैं। अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज़ के उस दौर के स्थायी नायक हुआ करते थे और लीला चिटनिस इनकी नायिका थी। लेकिन बात हो रही है गीत की, तो गीत के लिए गीतकार का हमें ध्यान में होना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस फ़िल्म के गीतकार थे पंडित प्रदीप। हुआ क्या कि हिमांशु रॉय जो है, कहीं रॉय लिखा जाता है, कहीं राय लिखा जाता है, तो हिमांशु वैसे बंगाली थे तो रॉय कहना ज़्यादा सही रहेगा, पर अधिकतर जगह राय लिखा गया है। हिमांशु राय जो है ये किसी कवि सम्मेलन में इन्होंने पंडित प्रदीप को सुना और वहाँ से अनुबंधित करके लाए और पंडित प्रदीप भी समझ गए थे कि सिनेमा की भाषा बड़ी सशक्त भाषा है और ये आने वाले युग की भाषा है, तो अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक बढ़िया से बढ़िया ढंग से पहुँचाने के लिए भला सिनेमा से अच्छा और कौन हो सकता है? तो पंडित प्रदीप ने हाँ भर दी और पंडित प्रदीप आ गए साहब बॉम्बे टॉकीज, गाने लिखे उन्होंने। बंधन फ़िल्म का उन्होंने एक गाना लिखा था और वो गाना क्या था? चलिए इससे पहले एक बात और बता दूँ। उस समय के मतलब उसके बाद के आज़ादी के बाद के दौर के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू से पंडित प्रदीप की भेंट हुई, तो पंडित प्रदीप का परिचय दिया गया, तो उसमें कई बातें कही गई। एक बात ये भी कही गई कि इन्होंने वो गाना लिखा था चल चल रे नौजवान, तो जवाहरलाल नेहरू बोले, "अरे! ये गाना आपने लिखा?" तो प्रदीप जी बोले, "हाँ, मैंने लिखा।" तो जवाहरलाल जी बोले कि ये गाना तो हम जेलों में गाते थे, अब जेल में कैद थे तो हम गाते थे आजादी के तराने के रूप में। तो मित्रों ये जो गाना था ना चल चल रे नौजवान, ये गाया था अशोक कुमार ने और साथ में स्वर था सुरेश का, जो उस समय
भी गुमनाम से ही गायक थे और उसके बाद में भी वो गायक और नायक के रूप में ज़्यादा नहीं चले। अब 2-3 बातें विशेष। एक बात तो ये कि एक उस वक़्त के बड़े नेता थे, बड़ा नाम था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई ने तो बाकायदा ये माँग की थी कि इस गाने को बहुत बड़ा मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए और वो ये मानते थे कि ये गाना उपनिषद के मंत्र के समान है। ये बहुत बड़ी बात थी। सिनेमा के गीतों को जो लोग हेय समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि महादेव भाई देसाई ने इस गाने को उपनिषद के मंत्र के समान माना, समतुल्य माना और एक और बड़ी तूफ़ानी बात हुई, सिंध और पंजाब की जो असेंबलियाँ हैं, विधानसभाएँ हैं, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर युवाओं ने प्रस्ताव रखवा दिया। प्रस्ताव जो है वो क्या रखवाया कि ये जो गाना है चल चल रे नौजवान इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रगीत बनाया जाए, जो कि अ, वंदे मातरम को बनाया गया बाद में और इस गाने को राष्ट्रगीत बनाया जाए, इसके लिए पंजाब और सिंध के नौजवानों ने बाकायदा यानी विधिवत आंदोलन भी किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलकर रह गए, असेंबली में प्रस्ताव पास करवाया, आंदोलन किया और एक बात है कि बलराज साहनी, अब सब आप जानते हैं, उनके नाम से परिचित है, उनके काम और कमाल से परिचित है, उनके जालो जवाल जलाल से परिचित है। तो बलराज साहनी तब तक नीचा नगर फ़िल्म जो चेतन आनंद की उसके लिए हिंदुस्तान आए नहीं थे। वे बीबीसी में थे और बीबीसी में उद्घोषक थे, लंदन में। तो उन्होंने ये गाना सुना और वहाँ बीबीसी से भी ये गाना बजाया और इस गाने ने उस दौर में यूँ समझिए कि नए नया जोश फूँका, नए प्राण फूँके हिंदुस्तान के नौजवानों में, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। और पंडित प्रदीप की बात आई है तो चलते-चलते एक बात आपको वो और भी बता दें कि किस्मत फ़िल्म जो 1943 में आई थी उसमें हालाँकि 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था, तो उससे प्रभावित होकर पंडित प्रदीप ने 1943 की किस्मत में एक गाना लिखा था। आज हिमालय की चोटी से हम सब ने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। तो अंग्रेज सरकार का सेंसर का शिकंजा बहुत बड़ा था, बहुत कड़ा था। इस कारण से उसमें जर्मन हो या जापानी ये शब्द काम लिए थे, लेकिन सब जानते थे कि इसमें इस गाने में मूल सोच जो है वो किसके प्रति है, किसे कहा जा रहा है कि दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। तो ऐसे बड़े अद्भुत गाने हुआ करते थे और ये इतना प्यारा गाना था कि जिसे महादेव भाई देसाई ने तो उपनिषद का मंत्र माना। बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए बड़ी बात ये हो जाएगी कि अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, दिखवाइए, आगे बढ़ाइए और अपना आशीर्वाद और सहयोग समर्थन प्रदान कीजिए। आप जब तक ये काम करते हैं तब तक दूसरा काम करता हूँ कि आता हूँ अगले वीडियो में अगला वीडियो लेकर आपके सामने। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।